नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न किया घोषित, देश में 22 मरीज मिले। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर के लिए खतरा माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दूसरी लहर में भारत में कितनी तबाही मची ये दोस्तों सबने देखा। अब डेल्टा प्लस उसी वेरिएंट का नया रूप है। जब डेल्टा वेरिएंट से इतनी तबाही मच चुकी है तो डेल्टा प्लस तो उसका भी नया रूप है। एक्सपर्ट्स भी चिंता जता चुके हैं कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इंडिया टुडे से बातचीत में डेल्टा प्लस को वेरिएंट यानी कि बेहद संक्रामक बताया है। उनका कहना है कि ये इतना संक्रामक है कि अगर आप इस वेरिएंट से संक्रमित किसी कोरोना मरीज के बगल से बगैर मास्क के गुजरते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। उनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि अब इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है या नहीं। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि भारत में अभी इस वेरिएंट का प्रसार सीमित है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस समेत दूसरे वेरिएंट के मद्देनजर अगले 6 से 8 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड असरदार है और वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। वैसे दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। मंत्रालय ने इसे लेकर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को पत्र भी लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों में है। अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रूस और जापान में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जाने गुपकार गुट का एजेंडा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को होने वाली क्षेत्रीय दलों की सर्वदलीय बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक से पहले श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके घर पर गुपकार पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में जाने के विषय पर चर्चा हुई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए। पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान कैदियों को रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के सियासी और अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, उनका जो भी एजेंडा होगा हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो कि जेलों में बंद हमारे लोगों को कम से कम रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं कर सकते तो कम से कम जम्मू कश्मीर ले आएं, कम से कम उनके परिवार के लोग तो उनसे मिल सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महीने के आखिर तक प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार, इन चेहरों को मिल सकती है जगह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तहजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाया जाने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो इसी माह के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हाल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार और संगठन के बीच कई दिनों तक लंबी बैठकें हुई, जिसमें मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी की गई, जबकि नए चेहरों के चयन पर भी विचार किया गया। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में 2 बातों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पहला, 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। दूसरा, एनडीए के कुनबे को बढ़ाने पर जोर। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1, गुजरात से 1, गोवा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और पंजाब से 1 नए चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, जबकि क्षेत्रीय दलों को भी इस बार साधने की तैयारी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पश्चिम बंगाल ने कसी कमर, बनाई 10 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर अभी से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 10 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति बनाई है जो कोविड-19 की तीसरी लहर के हालात पर निगरानी रखने के साथ ही उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए जरूरी सुझाव भी देगी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बंगाल में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने का उल्लेख करते हुए लोगों से महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के उपाय करने का आग्रह किया है, क्योंकि विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरा पैदा हो सकता है। बनर्जी ने यह भी कहा कि अस्पतालों के बाल रोग विभागों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है। बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोविड-19 की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राज्य में 8 चरण के चुनाव के दौरान संक्रमण दर 32% तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर 4% रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में एक दिन में नए मामलों की संख्या गिरकर 7 या 8 आ गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार अस्पतालों में महिलाओं के लिए और बेड आवंटित करने की योजना बना रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने कहा प्रधानमंत्री का फोकस था बंगाल पर, लोगों की जान पीएम के आंसुओं से नहीं ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया। राहुल गांधी का कहना है कि इस व्हाइट पेपर का मकसद कोरोना की तीसरी लहर से बचने में देश की मदद करना है। दूसरी लहर सरकार की लापरवाही की वजह से खतरनाक हुई। अब तीसरी लहर के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसमें वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो पहले की गई। कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। सरकार को तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में अप्रूवल मिलने के फाइनल स्टेज में हमारी वैक्सीन, फाइजर के सीईओ का दावा। जी हां दोस्तों, भारत के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जल्द ही एक और वैक्सीन शामिल हो सकती है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन भारत में अप्रूवल मिलने के फाइनल स्टेज में है। सीईओ अल्बर्ट बर्ला ने आशा जाहिर की है कि जल्दी कंपनी का भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हो सकता है। बीते महीने फाइजर ने कहा था कि वह अपनी वैक्सीन के 5 करोड़ डोज भारत देने को तैयार है। कंपनी ने कहा था कि वो इतने डोज 2021 में दे सकती है। हालांकि कंपनी ने कुछ रेगुलेटरी रिलैक्सेशन की मांग भी की थी, जिसमें क्षतिपूर्ति के नियम भी शामिल हैं। इससे पहले खबर आई थी कि कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए भारत सरकार जल्दी विदेशी कोविड वैक्सीन फाइजर को मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही फाइजर कंपनी को कानूनी जवाबदेही से भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। दोस्तों, राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि कंपनी को इंडिमिनिटी भी दी जाएगी और अगर एक कंपनी को मिल गई तो फिर सभी कंपनियों को दी जाएगी। भारत ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को अप्रैल महीने में वैक्सीन निर्माण के लिए न्योता दिया था। हालांकि केंद्र सरकार और कंपनियों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा हालात। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 17,88,40,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 38,74,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,99,77,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 3,89,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों भारत में अगर सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। वैसे दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी के 42,640 नए मामले सामने आए हैं।
अब दोस्तों इसके बाद में रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना वैक्सीन के बदले सुअर का टीका लगाएगी सरकार, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते ने कही बात। जी हां दोस्तों, अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने से मना करने वाले लोगों को जेल भेजने की धमकी दी। दुर्ते ने कहा कि वैक्सीन लगवाओ वरना जेल भेज दूंगा और सुअर का टीका लगवाना होगा। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 11 करोड़ की आबादी वाले फिलीपींस में सोमवार तक केवल 1.95% लोग ही पूरी तरह कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके थे, जो बहुत कम है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने माना कि कोरोना उन मूर्खों की वजह से उत्तेजित हो रहा है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। राष्ट्रपति ने सोमवार रात को अपने संदेश में जनता से कहा, आप चुन सकते हैं, आप वैक्सीन लगवाएं या मैं आपको जेल भेज दूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले भी फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मार देने का ऐलान किया था। इसके बाद देश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों कई लोगों को गोली मार देने की कथित घटनाएं सामने भी आई थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते ने अमेरिका को धमकी भी दी थी कि अगर कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं दी तो वह सैन्य समझौता रद्द कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी पोर्ट्स की मुश्किल बड़ी, कंपनी से एग्जिट करेगी नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन फंड KLP। जी हां दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले कंपनी में निवेश करने वाले 3 FPIAS का अकाउंट फ्रीज होने की फर्जी खबर के कारण कंपनी के शेयर अपने रिकॉर्ड बुल रन के औंधे मुंह गिर गए। वहीं अब खबर है कि कंपनी में निवेश करने वाली नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन फंड KLP कंपनी से अपना निवेश वापस खींच रही है। दरअसल दोस्तों KLP का कहना है कि अडानी पोर्ट्स के संबंध और बिजनेस म्यांमार की मिलिट्री सरकार से हैं, जो कंपनी की नीतियों के खिलाफ है, इसलिए कंपनी अडानी पोर्ट्स से डिवेस्ट कर रही है। फरवरी 2021 में म्यांमार में वहीं की मिलिट्री ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इसका विरोध करने वाले लोगों पर जमकर हिंसा की गई थी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी घोर निंदा हुई और वहां के मिलिट्री शासन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड सेज ने म्यांमार के यंगून में पोर्ट को डेवलप करने के लिए वहां के मिलिट्री ओन्ड बिजनेसमैन से जमीन लीज पर लिया है। इसी वजह से कंपनी पिछले कई महीनों से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की स्क्रूटनी में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रैगन की नई खतरनाक चाल, भारत के खिलाफ जासूसी के लिए तिब्बती युवाओं को दे रहा है ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच फिलहाल पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है और ड्रैगन को लगता है कि भारत का सारा ध्यान सिर्फ इसी तरफ है। मौके का फायदा उठाकर चीन ने सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी वैली के पास अपनी गतिविधियां तेज करी हुई हैं, लेकिन भारत चीन की हर हरकत पर पूरी तरह नजर गड़ाए बैठा है। 2017 में 73 दिन तक डोकलाम में चले गतिरोध में जिस तरह भारत ने सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को पटकनी दी, उसके बाद से ड्रैगन का ध्यान उस इलाके में ज्यादा है। उस समय तो भारतीय सेना के मूवमेंट और कार्यशैली के बारे में जानकारी न होने के चलते चीन को मुंहों की खानी पड़ी, लेकिन अब चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए न सिर्फ अत्याधुनिक निगरानी उपकरण लगाए हैं, बल्कि चुम्बी वैली से सटे तिब्बत के यादोंग काउंटी में रहने वाले तिब्बती युवाओं को भारत और भूटान की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रेनिंग देने की भी शुरुआत कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की बड़ी मुश्किलें, देना होगा 2 करोड़ रुपए का हर्जाना। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 8वें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मल्लन गौड़ा ने NIC द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया। कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंधक निर्देशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक हैं। एक कन्नड़ समाचार चैनल पर 28 जून 2011 को प्रकाशित इंटरव्यू का उल्लेख करते हुए अदालत ने अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए देवेगौड़ा को कंपनी को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। जनता दल प्रमुख ने NICE परियोजना पर निशाना साधते हुए और उसे लूट बताया। अदालत ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इंडियन नेवी को जल्द मिलेंगे रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, चीन पाकिस्तान की होगी घेरेबंदी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना को अपना सबसे कारगर हथियार अगले महीने मिल जाएगा। 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जुलाई में अमेरिका में भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। नौसेना की एक टीम अमेरिका में है और रोमियो हेलीकॉप्टर की उसकी शुरुआती ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इन 3 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इस टीम की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। रोमियो हेलीकॉप्टर की अगली खेप नवंबर में भारतीय नौसेना को सौंपी जाएंगी। यह सभी अमेरिका में ही नौसेना को सौंपे जाएंगे और इनको भी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हेलीकॉप्टरों की तीसरी खेप अगले साल जून जुलाई में नौसेना को दे दी जाएगी। 2023 तक सभी 24 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने SMS व्हाट्सएप पर भेजा 9th और 11th क्लास का रिजल्ट, जल्दी से कर लें चेक। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिए। स्टूडेंट शिक्षा निर्देशालय की आधिकारिक वेबसाइट educationaldl.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार परीक्षा के परिणामों को व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से स्टूडेंट्स को भेजा गया है। इस बाबत दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी। इसके मुताबिक कोई भी स्कूल रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों को नहीं बुला सकता। इतना ही नहीं, स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए थे कि अपने विद्यार्थियों को SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से रिजल्ट जारी करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना संभला, चांदी में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उधर चांदी के दाम गिर गए हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 45 रुपए बढ़कर 46,213 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 86 रुपए गिरकर 66,379 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1778 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.84 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी रहेगा फ्री, घर में ही कर सकेंगे चार्ज। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक नई ई-व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अगले 4 सालों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का ऐलान किया गया है। पॉलिसी का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगले 4 सालों के लिए लागू की जाएंगी। पॉलिसी के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मुख्य रूप से ई-बाइक, रिक्शा और ऑटोमोबाइल पर 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में लगभग 6 मिलियन टन की कटौती करने की भी योजना है। दोस्तों क्लीन एनर्जी की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई व्हीकल पर सब्सिडी भी देगी। ई बाइक्स पर 20,000 रुपए, ई रिक्शा पर 50,000 रुपए और 4 व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार पूरे राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी, इन पर भी सब्सिडी देगी। ऐसी चार्जिंग सुविधाओं के निर्माण पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। विजय रूपाणी ने कहा कि अब तक 250 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी भी जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम 249 रन पर सिमटी। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों खेल का 5वां दिन खत्म हो गया। न्यूजीलैंड की टीम मंगलवार को भारत पर पहली पारी में बढ़त बनाने में सफल रही। भारत के 217 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन का स्कोर बनाया। इस तरह से न्यूजीलैंड को 32 रन की बढ़त मिली। दोस्तों कीवी टीम के लिए सर्वाधिक रन सलामी बल्लेबाज डेवन कोव ने बनाए। उन्होंने 177 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान केन विलियमसन भी 49 रन, टॉम लाथम 30 रन, टीम साउथी 30 और काइल जेमिसन 21 ने अहम योगदान दिया। दोस्तों भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 अहम विकेट चटकाए। वहीं ईशांत शर्मा ने 3, रविचंद्र अश्विनी ने 2, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। दोस्तों खबर रिकॉर्ड किए जाने तक तीसरे सत्र का खेल और भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित शर्मा 19 रन बनाकर और पुजारा 4 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। 15 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल
की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।